अब ये अजय पाल से आगे आप चलो। देखो अभी कर क्या रहे हो, एक बार मैं फटाफट से रिवाइज अगर आपको करवाऊँ तो हम गढ़वाल राज्य में राज करने वाले एक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और इसको बोलते हैं परमार वंश, है ना। परमार पहला वंश नहीं है जो गढ़वाल पर राज करता था। परमार वंश से पहले यहाँ पर कत्यूरी राजा राज करते थे और कत्यूरियों से पहले कौन शासक थे यहाँ के? पौरव। और पौरव से पहले यहाँ के शासक हुए कुणिंद। लेकिन अभी हमने इनके बारे में नहीं पढ़ा, है ना, तो क्योंकि ये एंशिएंट पार्ट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम सीधा बात करें मध्यकालीन इतिहास की। और मध्यकाल में गढ़वाल पर जो राजा राज करते थे उन्हें हम परमार वंश के राजा कहते हैं। अब ये परमार वंश के राजा गढ़वाल पर कब से कब तक राज करते थे, तो एक जनरल सा आइडिया हम लगाते हैं कि 888 से 1804, लगभग हम मोटा मोटा एक गणित मान के चलते हैं कि इतने समय तक गढ़वाल पर परमार वंश के राजा राज कर रहे थे। फिर इस परमार तो वंश है ही नहीं उत्तराखंड का, परमार तो वंश गुजरात मालवा यहाँ का वंश है, इसे उत्तराखंड कोई लेके आया था। तो हमारे राज्य में उत्तराखंड में ये परमार वंश किसने स्थापित किया? तब आपके पास आंसर है कनकपाल। और कनकपाल ने ये वंश कहाँ पर स्थापित किया? चांदपुरगढ़। इसका मतलब कनकपाल ने परमार वंश जो है वो चांदपुरगढ़ में स्थापित किया। और चांदपुरगढ़ कहाँ पर है उसकी लोकेशन? तो फिर आपका आंसर होगा कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना। चलो इतनी बातें आपने करी। फिर ये चांदपुरगढ़, चमोली, कनकपाल, इन राजाओं के बाद फिर थोड़ा बहुत आपने बेसिक्स इफेक्ट किए थे कल वाली क्लास में ना। जैसे कनकपाल के बाद फिर जितने भी परमार वंश के राजा आए और वो सारे के सारे राजा चांदपुरगढ़ के ही राजा होते थे। और उसके में कुछ फैक्ट सोनपाल वगैरह ये सब कहानियाँ आपने करी है ना। फिर ये जो राजा था कनकपाल, कनकपाल के बाद जो पॉलिटिकल स्थिति उस समय बनी हुई थी कि ये मान के चलो ये आपके पास उस ज़माने का उत्तराखंड रहा हो, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आपके दो अलग अलग सेक्शन हैं। इधर साइड ये वाला गढ़वाल राज्य था, ये वाला कुमाऊं राज्य था। गढ़वाल राज्य में 52 गढ़ थे और 52 के 52 गढ़ों को जीता किसने? अजय पाल। कल आप एक कहानी कर रहे थे ना। फिर परमार वंश में एक राजा हुए, उन राजा का नाम था अजय पाल। और कल की कहानी आपने यहाँ कहीं एंड करी थी कि अजय पाल ने 52 गढ़ों को जीत लिया। 52 गढ़ों को जीतने के बाद उसने 52 गढ़ों से मिलाकर एक राज्य बनाया। तो इन 52 गढ़ों से मिलाकर के एक राज्य बना, उस राज्य का नाम गढ़वाल रखा गया। तो ये है राज्य गढ़वाल, ये है राज्य कुमाऊं, ठीक है। इसके बाद जो भी शासक होगा, जो भी राजा होगा, वो अब पूरे गढ़वाल का शासक बन जाएगा। और अजय पाल के टाइम पे एक कहानी और करी आपने कि जब अजय पाल राजा बना तो अजय पाल के समय ये जो चांदपुरगढ़ था, इस चांदपुरगढ़ से इन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर दी। पहले देवलगढ़ और फिर राजधानी। तो परमार वंश के राजाओं की अब परमानेंट राजधानी हो गई है श्रीनगर, और ये राजधानी यहाँ से चेंज होगी नहीं। और किसने ये काम किया? तो कल यहाँ कहीं हम कहानी को छोड़े हुए थे। अब आज जरा कुछ बातों को समझो। पहली बात कि अजय पाल का काम परमार वंश के राजाओं में सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 52 गढ़ मतलब 52 राज्य, और 52 राज्यों से मिलाकर के एक राज्य बनाया गया और उस राज्य का नाम रखा गया गढ़वाल। अब ठीक है, इस पूरे राज्य का राजा अजय पाल है, लेकिन अब तो यहाँ पर 52 राज्यों के लोग रह रहे हैं, इसलिए अजय पाल को कुछ काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, इस पूरे राज्य के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी और इस राज्य के लोगों को उस व्यवस्था को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। इससे पहले सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं थी। चांदपुरगढ़ का रिवाज अलग, उप्पूगढ़ का अलग, कंडारगढ़ का अलग, सारे गढ़ के अलग अलग रिवाज। और अब तो सारे गढ़ एक हो गए हैं, तो अब सारे राज्य के लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जब अजय पाल ने 52 गढ़ों का एकीकरण किया, यानी 52 गढ़ों को एक साथ जोड़ा, तो 52 गढ़ों को एक साथ जोड़ने के बाद जब उसने गढ़वाल राज्य की स्थापना करी तो कुछ काम किए अजय पाल ने। यहाँ मैं साइड में एक लिस्ट बना देता हूँ कि अजय पाल के द्वारा कौन कौन से कार्य करवाए गए, है ना। उसने 52 गढ़ों को जीता और 52 गढ़ों को जीतने के बाद उसने गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना करी। वो तो सिंपल है। अब बात यह है कि जब गढ़वाल राज्य स्थापित हो गया तो गढ़वाल राज्य स्थापित होने के बाद अजय पाल ने काम क्या क्या करवाया, है ना, अजय पाल के कार्य क्या क्या है।
राजा बनने के बाद अजयपाल ने पहला काम क्या किया? सर, अजयपाल ने 52 गढ़ों का एकीकरण करने के बाद सबसे पहले केंद्रीय सेना का गठन किया। एक नॉर्मल सा काम है, 52 गढ़ थे, 52 राज्य, तो 52 सेनाएं। अब 52 सेना नहीं होगी, पूरे राज्य की एक सेना होगी जो श्रीनगर में रहेगी। तो पहला काम जो इनके द्वारा करवाया गया, इन्होंने केंद्रीय सेना का गठन किया। केंद्रीय सेना के गठन के अलावा गढ़वाल के लिए एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नया सोशल सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया, एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाई। अब आज जो सामाजिक व्यवस्था हमारे पास है, किसी न किसी ने तो बनाई होगी, तो हम ये मानते हैं कि इन्हीं राजाओं के द्वारा ये सामाजिक व्यवस्था बनाई गई। तो एक नई सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत। सामाजिक व्यवस्था का मतलब किसी को ब्राह्मण बना दिया, किसी को क्षत्रिय, किसी को वैश्य, किसी को शूद्र वगैरह वगैरह, जो भी समाज की व्यवस्थाएं हैं ये अजयपाल के द्वारा बनाई गई। इसके अलावा अजयपाल जब 52 गढ़ों का एकीकरण हो गया तो उसने अगला काम क्या किया? मापन का समानीकरण। ये क्या चीज़ है? मापन का समानीकरण का मतलब 52 राज्य थे, 52 प्रकार के मेजरमेंट सिस्टम चल रहे थे। अब 52 प्रकार के मेजरमेंट सिस्टम में कोई नाप तोल किसी चीज़ में कर रहा है, कोई किसी चीज़ में कर रहा है। उसने कहा पूरे राज्य में नाप तोल का एक ही सिस्टम चलेगा। और उसके लिए ये कहते हैं कि अजयपाल ने अपने राज्य के अंदर पाथा, एक बर्तन इंट्रोड्यूस किया जिसको पाथा कहा जाने लगा। और बस उसके बाद उस पाथा से ही अजयपाल के पूरे राज्य में यानी गढ़वाल में मापन का काम चलता था। तो आप मोटा मोटा ये समझ लो कि परमार वंश के समय जो सरकारी तराजू था वो था पाथा। तो इसने मापन का समानीकरण किया और अजयपाल के द्वारा अपना एक सरकारी पाथा बनाया गया, राजकीय पाथा। ये कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, जैसे एक बार यूके SSSC वालों ने पूछ लिया था कि अजयपाल की राजकीय पाथा का नाम क्या था, तो उसने अपना जो राजकीय पाथा बनाया उसका नाम ध्यूली पाथा रखा, है ना। तो अजयपाल ने केंद्रीय सेना का गठन किया, सामाजिक व्यवस्था स्टार्ट करी, मापन का समानीकरण मतलब मेजरमेंट सिस्टम को यूनिफॉर्म कर दिया। उसका एक राजकीय पाथा था, उसे ध्यूली पाथा कहा जाता था। इसके अलावा अपने कल की कहानी में पढ़ा था, उप्पूगढ़ का युद्ध होने के बाद जब कफू चौहान मारा गया तो कफू चौहान के मरने के बाद अजयपाल ने युद्धों को त्याग दिया था, है ना। तो एक पॉइंट आप बनाओ, अंतिम समय में अजयपाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी हुआ। अंतिम समय में मतलब जब सारे गढ़ों को जीत लिया तो सारे गढ़ों को जीतने के बाद अजयपाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी हुआ, ठीक है। सारे गढ़ों को जीतने के बाद अजयपाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी हुआ, मतलब उसने एक पर्टिकुलर पंथ अपना दिया। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका जो पंथ है उसको बोलते हैं गोरखनाथ। मतलब मोटी मोटी बात है कि वो लास्ट समय पे साधु टाइप बन गया, ठीक है। इसके अलावा गोरखनाथ पंथ का अनुयायी होने के अतिरिक्त इसके बारे में, इसकी कहानी जब हमने पढ़ी है या पढ़ते हैं तो इसकी कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत में कहानी है अशोक की। इसलिए एक पॉइंट और भी मेंशन करना कि अजयपाल की तुलना जो है वो सम्राट अशोक से कर ली जाती है, ठीक है। अजयपाल की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है, ठीक है। अजयपाल को हम सम्राट अशोक से मिलता जुलता मानते हैं। तो गोरखनाथ पंथ अपनाया, अशोक। एक और पॉइंट अगर लिखना चाहो लिख लेना कि जो पुराने ग्रंथ हैं हमारे, सांवरी ग्रंथ मतलब पुराने ज़माने के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में अजयपाल के लिए आदिनाथ एक शब्द यूज़ किया गया है ना। तो अजयपाल ने केंद्रीय सेना का गठन किया, सामाजिक व्यवस्था एक नई चलाई, मापन का समानीकरण किया, उसने अपना खुद का एक राजकीय पाथा बनाया जिसको ध्यूली पाथा कहते थे। गोरखनाथ पंथ इसको अपना दिया लास्ट समय में, और इसकी तुलना अशोक से कर ली जाती है। और पुराने जो हमारे एंशियंट ग्रंथ हैं उसमें अजयपाल के लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं आदिनाथ, है ना। ये कुछ कॉमन सी बातें। अजयपाल ने 1512 में राजधानी कहाँ ले गया था? तो देवलगढ़ में अजयपाल ने राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसी भी कहानी मिलती है, राजराजेश्वरी मंदिर देवलगढ़ का, जब वो राजधानी को देवलगढ़ ले गया तो उसने राजराजेश्वरी मंदिर का भी निर्माण करवाया, ठीक है, 1512 में। और राजधानी को श्रीनगर कब लाया था? तो जब उसने श्रीनगर में 1517 में राजधानी स्थापित करी तो वहाँ पर एक राजमहल बनाया। और आपको पता होगा कि राजमहलों को राजप्रसाद भी कहते हैं ना। तो 1512 में अजयपाल जब अपनी राजधानी को देवलगढ़ ले गया तो देवलगढ़ में उसने राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया।
और 1517 में अजय पाल ने श्रीनगर में राजप्रसाद का निर्माण करवाया, है ना। इतनी कुछ बेसिक सी कहानियाँ थी जो हमने कल की क्लास में यहाँ तक लगभग आप पहुँचे थे, है ना। और अजय पाल परमार वंश का राजा हुआ कब है, कब से कब तक राजा हुआ है? 1490 से। ये एक्सपेक्टेड है कि लगभग इस समय तक उसने गढ़वाल पर राज किया होगा, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट राजा इसलिए है क्योंकि उसने 52 गढ़ को एक करके और एक राज्य बनाया। ये कुछ उसके एडिशनल काम है, जैसे केंद्रीय सेना, नई सामाजिक व्यवस्था शुरू कर दी, मापन का समानीकरण कर दिया, गोरखनाथ पंथ अपना दिया, आदिनाथ उसे कहा गया, देवलगढ़ 1512 में श्रीनगर। ये कुछ बेसिक सी बातें, ठीक है। चलो अब अजय पाल की कहानी के बाद थोड़ा सा आप कहानी को समझना कि अजय पाल की कहानी हो जाने के बाद क्या होगा। देखो जी, यहाँ पर ये था शासक राजा, राजा का नाम था अजय पाल। और ऐसा मान लेते हैं कि अजय पाल 1490 से लेकर 1519 तक ये शासन कर रहा था। अब 1490 से 1519 तक अजय पाल ने शासन किया। अब अजय पाल की कहानी हमको इसलिए भी पता है क्योंकि मैंने कल भी कहा था इतिहास किसने, तुम हाँ जी बोलो 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 कुछ बोल रहे तुम? यहाँ आ जा, इधर, यहाँ इधर बड़े हैं सीट लगा है क्या, कुछ कभी इधर कभी उधर। चलो देखो, अजय पाल के बारे में कहानियाँ इसलिए भी आपको पता है। देखो अजय पाल के बाद बहुत सारे राजा आए, जैसे मैं कुछ राजाओं के नाम लिख रहा हूँ। अजय पाल के बाद एक राजा हुआ, उसका नाम था कल्याण शाह, ठीक है, जरा 2 मिनट समझना। फिर इसके बाद एक राजा बना, इस राजा का नाम था हंसपाल। फिर इसके बाद एक राजा हुआ, इस राजा का नाम था जीतपाल। फिर एक राजा और बना, ये सब परमार वंश के राजा है। यहाँ एक राजा बना, इसका नाम था विजयपाल, ठीक है। इसके बाद एक राजा हुआ, इसका नाम था सहजपाल। इसके बाद एक और राजा हुआ, उसका नाम था बलभद्र शाह। और उसके बाद जो राजा हुआ मानसा, उसने लिखवाया इतिहास। ये जो कहानियाँ हम पढ़ रहे हैं, ये कहानियाँ इसके बाद यहाँ एक आदमी बैठा है, इसने लिखवाई है। तो ये आदमी जो इतिहास लिखवा रहा है, इसने जब हिस्ट्री लिखवाई परमार वंश की, तो वो सबसे पहले किसकी कहानी लिख रहा है? पिताजी दादा का दादा के दादा का पापा। जो आदमी इतिहास लिखवा रहा है ना मानसा, उसे सबसे पहले किसकी कहानी लिखवाई? अपने दादा के दादा के दादा के पिताजी का। तुम ज़्यादा कुछ मत करो, तुम अपने दादा के दादा के दादा के पिताजी का नाम बता दो बस। ये तो बेचारे बहुत पुराने लोग थे, ये तो 16-17वीं शताब्दी में जब कुछ भी नहीं था इनके पास। और आज तुम्हारे पास पूरी टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है आपके पास, सारे अभिलेख है आपके पास, और तुमको तो कहानी भी नहीं बतानी। इतना भी छोड़ो, दादा के दादा इतना बता दो। इतनी पुरानी कहानी कैसे पता? अमूमन देखो जनरली होगा क्या, जैसे हम जिस समाज में रह रहे हैं, तो आप ये मान के चलो, लगभग ये मान के चलो कि तीसरी पीढ़ी के बाद हमारा इतिहास खत्म है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं नहीं मान के चलो, तुम ये मान के चलो कि आपके जो नाती पोते होंगे, बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम वही आपको याद रख पाएंगे। अब नाती पोतों के जो बच्चे होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, भाई साहब बहुत दूर हो जाएगी तब तक कहानी। और यहाँ पे एक राजा अपनी फैमिली में कम से कम 7-8 पीढ़ी पहले के राजा के बारे में कैसे जान रहा है? ये भी तो एक प्रश्न है ना। तो आप समझो, ये जो राजा है ना, सबके सब ये कोई बड़े पावरफुल राजा नहीं थे। इनसे पहले की पीढ़ी में अजय पाल इतना बड़ा काम कर गया कि अब उसको सदियों तक याद रखा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हो सकता है कि हमारे नाती पोतों के बाद हमको इस दुनिया से भूल दिया जाए, पर अमिताभ बच्चन को थोड़ी भूलेंगे ना। अमिताभ बच्चन को उसकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी। जब भी पिक्चर आएगी सूर्यवंश, मेरे दादा का दादा, होगा नहीं होगा बताओ? ऐसा होगा ना। तो भैया ऐसा ही होगा। जैसे ये परमार वंश के जितने राजा हैं, इन सभी राजाओं में अजय पाल इतना बड़ा काम कर गया कि उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। इसने अपने बेटे को सुनाया, उसने बेटे को, इसने बेटे को। और जब मानसा ने इतिहास लिखवाया तो उसने अजय पाल के बारे में बहुत लंबी चौड़ी कहानियां जो उसने सुनी होगी उसने लिखवा दी। पर ये जो राजा हमने यहाँ बनाए हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, क्योंकि आप दिमाग लगाओ, इतिहास लिखवाने वाला बहुत बाद में आया, तो उसने इनके बारे में बहुत सारी बातें नहीं लिखवाई। कुछ एक पॉइंट है, जैसे कल्याण शाह के बारे में हम खुद से अगर देखें तो परमार वंश के राजाओं में ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। कैसे कि सबके नाम में पाल है, इसके नाम में शाह है। तो एक फैक्ट हम यहाँ बना देते हैं क्या,
कि अगर आपसे कभी प्रश्न आए परमार वंश का पहला राजा कौन है जिसने अपने नाम में शाह शब्द जोड़ा था, तो शाह शब्द अपने नाम में जोड़ने वाला पहला राजा, उसका नाम कल्याण शाह है। शाह की उपाधि धारण करने वाला नहीं। बाद में एक राजा आया जिसने शाह की उपाधि धारण कर दी, बलभद्र शाह। हम कह रहे हैं एक ऐसा राजा जिसने अपने नाम में शाह शब्द को जोड़ा हो। तो कल्याण शाह, हमें वंशावली को अगर देखें परमारों की, तो परमारों की वंशावली को देखने के बाद एक राजा मिलता है कल्याण शाह, और उस कल्याण शाह के बारे में ये याद रखो कि वो पहला परमार वंशीय राजा है जिसने अपने नाम के आगे शाह शब्द को ऐड किया था। फिर इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस राजा विजयपाल के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि राजा जब बना था विजयपाल तो इसने आक्रमण किया भोट राज्य पर, और भोट राज्य का मतलब तिब्बत, जो उत्तराखंड के उत्तर दिशा में आप जाओगे तो वहां तिब्बत राज्य है, और उसको भोट या दापा कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं कि यह दापा पर अटैक करने वाला पहला राजा था। दापा पर अटैक करने वाला पहला राजा, पहला परमार वंश का राजा जिसने दापा राज्य पर आक्रमण किया था, उसका नाम विजयपाल था। फिर ये सब वो राजा हैं जो बहुत एंशिएंट हो जाएंगे, बहुत पुराने हो जाएंगे, क्योंकि इतिहास लिखवाने वाले राजा से ये बहुत पहले हैं। तो अजयपाल के बाद एक राजा बना कल्याण शाह, उसे आप याद रखेंगे क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले अपने नाम में शाह शब्द जोड़ा था। हंसपाल, जीतपाल की कोई विशेष कहानियां हमें नहीं पता है, और विजयपाल परमार वंश का पहला राजा है जिसने दापा यानी तिब्बत राज्य पर आक्रमण किया था। और उसके बाद एक राजा आया, राजा का नाम सहजपाल। फिर सहजपाल के बाद जो राजा आएंगे वहां से आपका इतिहास खुलना शुरू होगा। तो अब क्योंकि अब जो राजा आ रहा है उसका बेटा इतिहास लिखवा रहा है, तो अब अपने पिताजी के बारे में तो वो सब कुछ जानता होगा, तो यहां से आप वास्तविक रूप से परमार वंश का इतिहास पढ़ना शुरू करते हो। तो सहजपाल के बाद जो राजा बना, इस आदमी का नाम था बलभद्र शाह, और ये माना जाता है कि बलभद्र शाह परमार वंश की गद्दी पर 1575 से 1591 तक रहा, ऐसा मान लेते हैं। और अब तुम्हारा काम कुछ नहीं, बस चुपचाप क्या कथा सुनना है, क्योंकि इतिहास आपका शुरू हुआ। बलभद्र शाह का मतलब इसका बेटा इतिहास लिखवा रहा है। इतिहास का मतलब अतीत, इतिहास का मतलब पुरानी कहानियां। तो अब बस क्या है, तो सबसे आसान काम कर लेते हैं, कहानी सुनने वाला। देखो, जब ये राजा बलभद्र शाह हुआ, क्या पॉलिटिकल स्थितियां बन रही थी? ये देखो, ये पूरा का पूरा उत्तराखंड था, इसको मैं दो टुकड़ों में बांट देता हूं। ये है गढ़वाल राज्य, ये है कुमाऊं राज्य। गढ़वाल का राजा कौन था? तो मैंने कहा जी गढ़वाल का राजा था बलभद्र शाह, ठीक है। और गढ़वाल के उत्तर दिशा में, ये जो आज का तिब्बत है, इसको उस समय कहा जाता था दापा। पश्चिम दिशा में, जहां आज हिमाचल प्रदेश है, वहां पर भी एक राजा था जो हमारा पड़ोसी राजा हुआ, उसको बोलते हैं सिरमौर राज्य। तुम्हारे पड़ोस में सिरमौर नाम का राज्य था। और गढ़वाल के राइट साइड में इस तरफ को जो राज्य था, ये था आपका कुमाऊं राज्य। और जब गढ़वाल का राजा हुआ बलभद्र शाह, उस समय कुमाऊं की राजगद्दी पर राजा बैठा हुआ था रुद्रचंद, अपने अड़ोसी पड़ोसी। क्यों? कि हमारा इतिहास इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा, यही सब तो हमारे इतिहास के मेन कैरेक्टर हैं। तो ये देखो, रुद्रचंद हो या बलभद्र शाह, या दापा राज्य का राजा हो या सिरमौर राज्य का राजा, ये सब एक जैसे ही हैं लगभग, सब पहाड़ी राजा हैं, इनके पास रिसोर्सेज, संसाधन सब एक जैसे हैं। लेकिन बलभद्र शाह के दक्षिण दिशा में, इधर अगर आप आ गए, ये तो यहां है सबसे खतरनाक आदमी, हमारा पड़ोसी दिल्ली का राजा। क्योंकि हरिद्वार से आगे अगर हम चले जाएं तो वो फिर पूरा सहारनपुर वगैरह दिल्ली के राजा की सीमा में आता था। इसका मतलब दक्षिण दिशा की ओर हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा था? और जब गढ़वाल की राजगद्दी पर बलभद्र शाह बैठा हुआ था, उस समय दिल्ली का जो राजा था वो था अकबर। दिल्ली में मुगल वंश का शासन चल रहा था, और मुगल वंश में भी मुगलों का सबसे प्रतापी शासक उस समय दिल्ली का राजा बना हुआ था। और मुगलों का सबसे प्रतापी राजा कौन है? तो ये है सिचुएशन, और यहां से कहानी को क्रिएट करेंगे। क्या हुआ कि जैसे ही बलभद्र शाह राजा बना, अब इसके बारे में खूब सारी बातें कही जाती, जैसे कहते हैं बलभद्र शाह बड़ा बलशाली शासक था, बड़ा पावरफुल राजा था। राजा बनने के बाद इसने पहला काम क्या किया? राजा बनते ही इसने अपने राज्य की सीमाएं चेक करी, अपने राज्य की बाउंड्री देखी कि मेरा राज्य एक्चुअल में है कहां तक। तो फिर कहते हैं बलभद्र शाह सबसे पहले इधर गया, उत्तर दिशा में उसने देखा ठीक है यहां तक हमारा राज्य है।
और ये चंद परमार राजाओं के समय क्या होता था कि दो राज्यों की सीमा पर राजा लोग एक पत्थर लगा देते थे, उस पत्थर को ओडा कहते थे। ओडा, ये तो गांव में भी सुना होगा आपने, खेत के बीच में लगा देते ओडा। ओडा का मतलब होता है सीमा का निर्धारक, कि इससे पार जो है सीमा खत्म हो गई। तो वो जब उत्तर दिशा की ओर गया तो उसने दापा राज्य की तरफ देखा कि मेरी बाउंड्री यहाँ तक है, वहाँ एक ओडा लगा दिया। एक ओडा भाई ने यहाँ भी लगा दिया, एक ओडा उसने यहाँ भी लगा दिया। और दक्षिण दिशा की ओर उस समय दिल्ली का राजा कौन था? अब अकबर मुगलों का एक प्रतापी राजा है और बहुत पावरफुल राजा है, बहुत सारी शक्ति भी उसके पास थी। लेकिन अकबर के शासनकाल में, अकबर का एक नेगेटिव कहो या पॉजिटिव कहो, लेकिन एक पॉइंट तो था कि अकबर के शासनकाल में जिसने उसका विद्रोह किया, जिसने उसके खिलाफ बोला, अकबर ने सीधा मारा भाई उसको। कोई अकबर के खिलाफ बोल के दिखा दे, वैसे अच्छा राजा है, अच्छे काम किए उसने, लेकिन इसके खिलाफ अगर किसी ने बोल दिया ना तो फिर गया वो। तो अकबर के जितने भी विद्रोही थे, अकबर ने जब उनको मारने का आदेश दिया तो अकबर के सारे विद्रोही दिल्ली छोड़ के भाग गए। अब दिल्ली छोड़ के जाएं कहाँ, क्योंकि अकबर दिल्ली का राजा नहीं है, भारत का राजा है। अब कहीं चले जाओ, गुजरात, राजस्थान, भाई पकड़ लेगा तुम्हें कहीं भी। तो ऐसा कहते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए अकबर के जो विद्रोही है वो उत्तराखंड राज्य के तराई भाबर में छुप गए, जहां आज कोटद्वार है। तो इसके आसपास ये सब अकबर के विद्रोही है, अकबर के दुश्मन, और ये सब यहाँ छुपे हैं उत्तराखंड में, तराई भाबर की तरफ छुपे हुए हैं। अकबर ने इनको पूरे भारत में ढूंढ लिया और सब कहीं नहीं मिले। इधर नहीं आया कभी उत्तराखंड, क्योंकि अकबर को लग नहीं रहा था, दूर दूर तक नहीं लग रहा था कि वो उत्तराखंड गए होंगे, तो वो कभी भी पहाड़ों में आया नहीं। और बाकी इसको पूरे इंडिया में ढूंढ लिया, अब कहीं नहीं मिले ये, और ये अकबर के दुश्मन है। एक दिन बलभद्र शाह जब दक्षिण दिशा की ओर गया और उसने देखा, यहाँ 1 मिनट में पहचान लेगा ना, ये दिल्ली के मुगल वंशीय लोग हैं, इनका पहनावा वेशभूषा देख के ही पहचान लेगा। तो जब अकबर बलभद्र शाह दक्षिण दिशा की ओर अपने राज्य को चेक कर रहा था तो उसने दिल्ली दरबार से आए हुए विद्रोहियों को देखा, देखते ही पहचान लिया कि हमारे राज्य के नहीं है। पूछा इनसे कौन हो, तो इन लोग ने भी बता दिया, सर हम दिल्ली से आए हैं, यार हमारा राजा मार रहा है, हमको छुपने दो। तो बलभद्र शाह ने कहा कोई नहीं छुपने दो, पकड़ो इनको। सबको पकड़ा और अपने सैनिकों को कहा कि इनको पकड़ के ना सीधा दिल्ली के राजा के पास ले जाओ। और बलभद्र शाह के सैनिकों ने इन सभी विद्रोहियों को पकड़ा, सीधा अकबर के दरबार में ले गए। शाम का टाइम, अकबर भाई चाय पी रहा, सामने से सब आ रहे क्या लाइन से ना, और जो आ रहे हैं वो है कौन? दुश्मन। अकबर खुश होगा कि नाराज? ऑब्वियस सी बात है ना। इन्हें कहा इनको तो टांगो, फटाफट टांगो इनको, भाई ये तो पूरे इंडिया में ढूंढ रहे हम, कहाँ से लेके आए इनको। और जब अकबर ने इन सबको मार दिया, उसके बाद जो सैनिक इनको पकड़ के लाए थे, अब उन सैनिकों को थैंक यू तो बोलेगा, भाई धन्यवाद। तो इन्होंने कहा हमारा क्या धन्यवाद, राजा को बोल धन्यवाद। तो जब सैनिक घर आ रहे थे तो घर आते हुए अकबर ने एक पत्र लिख दिया, बलभद्र शाह के नाम एक पत्र लिख दिया, हे बलभद्र शाह थैंक यू, धन्यवाद भाई ना, देखो यार इतना बड़ा काम कर दिया तुमने, पूरे इंडिया ढूंढा इनको मिले ही नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चिट्ठी में दूसरी लाइन, कभी भी जरूरत पड़े याद करना भाई। और ये कौन कह रहा है आपको? अकबर नहीं, भारत, आज का मोदी, ऐसा समझो ना। अकबर मतलब क्या है? जैसे आज का मोदी है भाई। कभी कोई दिक्कत परेशानी लड़ाई झगड़ा, आपने इतनी बड़ी मदद करी है हमारी, और खूब उपहार भी भेज दिए उसको। अब बलभद्र शाह ने भी कहा इतना बड़ा राजा हमको गिफ्ट दे रहा है, इसने भी गिफ्ट भेज दिए, उपहार भेज दिए। वैसे कहते हैं कि गढ़वाल का राजा अमूमन दिल्ली के राजाओं को कस्तूरी मृग भेजा करता था, और दिल्ली के राजा भी उनको उपहार भेजते थे। इसका मतलब अकबर और बलभद्र शाह, मतलब मुगल और परमार वंश आपस में मित्र बने हैं या शत्रु? दोनों के मैत्रीपूर्ण संबंध है, अच्छे रिश्ते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं मिलेगा आपको अभी, आगे का भरोसा नहीं। पर अभी जब बलभद्र शाह राजा है तो बलभद्र शाह के शासन काल में दिल्ली राज्य के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? मैत्रीपूर्ण है, मित्रता वाले संबंध है। अब इस लाइन को परीक्षा वाले आपसे कई तरीके से पूछ लेंगे। जैसे सबसे कॉमन तरीका उनका पूछने का यही है कि गढ़वाल राज्य और दिल्ली राज्य के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध कब स्थापित हुए या किसके शासन काल में स्थापित हुए? तो आपका आंसर होगा। या कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि किस राजा के समय से दिल्ली राज्य और गढ़वाल राज्य के बीच दूत भेजने की प्रथा शुरू हुई? राजदूत भेजते ना, तो भी आपका आंसर क्या होगा? मतलब मोटा मोटा फैक्ट ये है कि इन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। और एक फैक्ट ये भी है कि उसके बाद बलभद्र शाह एटीट्यूड में रहने लगा, और बलभद्र शाह एटीट्यूड में इसलिए रहता है क्योंकि अब वो दिल्ली के राजा को जानता है बढ़िया ढंग से। इतनी कहानी हुई। तो अकबर के शासनकाल में हमारे दिल्ली राज्य के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित हुए, ये इनके बारे में पहली कहानी है। तो 2 पॉइंट आप इसके बारे में लिख दो, फिर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं क्या हुआ।
तो आप पॉइंट लिखना बलभद्र शाह के शासनकाल के बारे में। पहला पॉइंट लिखना कि बलभद्र शाह के शासनकाल में, बलभद्र शाह के शासनकाल में दिल्ली राज्य और परमार वंश के बीच, दिल्ली राज्य तथा परमार वंश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए, मित्रता वाले संबंध स्थापित हुए, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। मैत्रीपूर्ण संबंध का मतलब है दोस्ती हुई दोनों के बीच, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए तथा राजदूत भेजने की प्रथाओं को प्रारंभ किया गया। राजदूत भेजने की प्रथाओं को मतलब एक दूसरे के यहाँ दूत भेजने की प्रथाओं को प्रारंभ किया गया, राजदूत भेजने की प्रथाओं को प्रारंभ किया गया। तो बलभद्र शाह के शासनकाल में दिल्ली राज्य के साथ आपके संबंध सुधर गए। अब दूसरी बात को देखो, दिल्ली के राजा अकबर का दोस्त है बलभद्र शाह, पर दिल्ली के राजा अकबर का दोस्त रुद्रचंद थोड़े ही है, ये उसका दोस्त थोड़े ही है। तो दिल्ली के राजा अकबर ने 1568 में कुमाऊं पर आक्रमण करवा दिया। अकबर नहीं आया, पर अकबर की सेना ने कुमाऊं पर अटैक कर दिया। तब पहली बार कुमाऊं और दिल्ली के बीच युद्ध हुआ। जब भी दिल्ली और कुमाऊं के बीच युद्ध होगा तो आंख बंद करके आप कह सकते हो कि जीतेगा कौन? दिल्ली। कौन जीतेगा? दिल्ली। बड़ी सेना है, लाखों की सेना। कुमाऊं का राजा रुद्रचंद, राजा कहाँ का है? सिर्फ चंपावत का, 2-3 हज़ार की सेना, तो उनका जीतना थोड़ा मुश्किल है। तो जब अकबर और रुद्रचंद की आपस में लड़ाई हुई तो इस आपसी लड़ाई में रुद्रचंद जो है वो हार गया। अब जब रुद्रचंद हारा तो रुद्रचंद हारने के बाद अकबर ने ना ये वाली जो जमीन है तराई भाबर, जैसे आज का जो रुद्रपुर, धामपुर, हल्द्वानी, ये वाली जो जमीन है, इस जमीन को अकबर छीन के ले गया। और इसके बाद ये जमीन पर मुगलों का ही कब्जा रहा कई वर्षों तक। कई साल बीतने के बाद जब रुद्रचंद ने देखा कि अब अकबर का ध्यान इस जमीन की तरफ नहीं है, तो लगभग 1570 के आसपास रुद्रचंद ने ये जमीन वापस छीन ली। और जैसे ही रुद्रचंद ने ये जमीन वापस छीनी तो इस जमीन के वापस छीनते ही ये खबर जैसे ही अकबर को मिली, उसने फिर से अपनी सेना भेजी। और अकबर अब जब दूसरी बार अपनी सेना भेज रहा था तो ये साल था 1575। मैंने लंबा लंबा आपके सामने 2 बातें रखी है कि दिल्ली के राजा अकबर ने कुमाऊं पर 2 बार आक्रमण करवाया। पहली बार जब दिल्ली का राजा आपके ऊपर आक्रमण करवाया तो साल चल रहा था 1568, और 1568 में जब दिल्ली के राजा ने अटैक करवाया तो दिल्ली का राजा ही जीत गया, लेकिन रुद्रचंद ने सेना वापस ले ली, मतलब अपनी जमीन। तब दिल्ली के राजा अकबर ने 1575 में 1575 में फिर से अटैक करवाया। अब जब दिल्ली के राजा अकबर ने दूसरी बार अटैक किया 1575 में, तो अब की बार दिल्ली के राजा का एक सेनापति था, उसका नाम था हुसैन खां टुकड़िया, ये एक आदमी था। और हुसैन खां टुकड़िया दिल्ली से 1.5 लाख सैनिकों को लेकर के आया और अब उसका प्लान था कि आक्रमण करो रुद्रचंद पर। अब फिर से जब ये दूसरी बार लड़ाई हो रही थी तो वही कहानी, दिल्ली के राजा के पास 1.5 लाख सैनिक और रुद्रचंद के पास 2-3 हज़ार सैनिक। लेकिन रुद्रचंद अब बड़ा हो चुका था तो उसने दिमाग लगाया और उसने दिल्ली के सेनापति को कहा, अकबर नहीं आया था युद्ध में, उन्हें दिल्ली के सेनापति को कहा कि हे सेनापति देखो, अगर लड़ते हैं तो हम ही हारेंगे, हमारे पास 2-3 हज़ार लोग हैं, आपके पास 1.5 लाख लोग हैं, अगर युद्ध होता है तो युद्ध में हारेंगे हम ही, अगर हिम्मत है तो सिंगल सिंगल आ जाओ, तुम और मैं। सब पुराने राजा युद्ध लड़ते थे इक्पा मतलब सिंगल लड़ाई लड़ेंगे। भाई सेना में तो आप जीत गए, आपके पास 1.5 लाख है, हमारे पास 3 हज़ार है, युद्ध होगा तो हम हार जाएंगे। तो उन्होंने इसको कहा कि भाई आजा सिंगल सिंगल। तो इसने मना करना है ऑब्वियस है, भाई क्यों आऊँ मैं, 1.5 लाख की सेना लेके आया हूँ। तो इसने थोड़ा सा इसको प्रोवोक करना स्टार्ट किया, जैसे डर गया भाई, डर गया क्या? इसने कहा नहीं डरा नहीं, पर मैं 1.5 लाख की सेना है, मैं क्यों करूँ सिंगल। तो उन्होंने खूब चिढ़ाया इसको, तेरे बस का नहीं है, ये है वो है, कई सारी बातें। इसके भी सैनिक अब हल्ला करने लगे कि ये सेनापति कर ले सिंगल सिंगल। और हुसैन खां को भी जोश आया और उसने कहा चल सिंगल सिंगल। और अब ये सिंगल सिंगल लड़े, रुद्रचंद और हुसैन खां, इनका 1575 में अकेले अकेले लड़ाई हो गई, सिंगल सिंगल लड़ाई। और सिंगल वाले में रुद्रचंद ने बट्टड़ बनाया इसका सिंगल में क्या दिक्कत थी ना, ये जीत गया रुद्रचंद जीत गया, हुसैन खां हार गया। नहीं, हुसैन खां नहीं हारा, अकबर की सेना हार गई। और हुसैन खां हारी हुई सेना के साथ दिल्ली दरबार पहुंचा। दिल्ली में अकबर ने पूछना ही था, हाँ भाई क्या हुआ, उन्हें पूरी कथा सुनाई।
अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पे। इसने कहा मेरे साथ आप सिंगल, अब मेरे साथ आना, अब मेरे साथ लड़ सिंगल। एवा बता 1.5 लाख सेना भेजी हुई है, क्या जरूरत थी अकेले लड़ने की? अकेले लड़ने की क्या जरूरत थी? अकबर क्यों टेंशन में कि अब इतिहास में लिखा जाएगा। ये जो बड़े राजा होते हैं इतिहास को लेके कॉन्शियस होते हैं। अब इतिहास में लिखा जाएगा कि अकबर की सेना हारी, मैं कहीं नहीं हारा, पूरे भारत में कोई युद्ध नहीं हारा। अब हारना भी तो ढंग से हारो ना। अब कहाँ से हारे? जिम्बाब्वे की टीम है मतलब क्या? इनके हिसाब से अगर देखो तो क्या चंपावत इतना सा राज्य था। तो अब इस बात पे अकबर बड़ा गुस्सा हुआ। अकबर ने हुसैन खां टुकड़िया की तो हत्या कर दी, इसको तो मार दिया। लेकिन अब अकबर को टेंशन ये रहती थी कि कहीं पहाड़ का राजा अपने साहित्य ग्रंथों में ना लिखवा दे कि हमने दिल्ली के राजा को पराजित किया है। इसलिए अकबर ने उसको अपने राज दरबार में बुलाया, हे रुद्रचंद आओ हमारे दरबार में। और 1588 में रुद्रचंद अकबर के दरबार में गया। तब अकबर ने बहुत पटाया उसको, बहुत, ये सब जमीन भी दे दी, ले ये जमीन भी रख, इसको एक खिताब भी दिया, 84 माल परगना का खिताब दिया, सोना चांदी खूब उपहार दिए। बस एक रिक्वेस्ट है, लिखना मत, लिखना मत इतिहास। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई जी, नहीं लिखा। रुद्रचंद ने नहीं लिखा। चंद वंश के किसी साहित्यकार ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया। दिल्ली वाले तो वैसे भी नहीं लिख सकते थे, अपने बारे में कौन लिखेगा? इन्होंने लिखा, ये थे जो गढ़वाल वाले, इन्हें चुपके से लिख दिया। मानसा ने लिखवा दिया ना, सुनी हुई कहानियां थी, उसने लिखवा दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। इसलिए इतिहास तो कहाँ छुपेगा। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे आपको मैं बस एक चीज बताना चाह रहा था कि दिल्ली का जो राजा है अकबर, वो है पावरफुल राजा। उसकी दोस्ती किससे थी? कुमाऊं के राजा से या गढ़वाल के राजा से? तो आंसर है दोनों से। सर पहले उसकी दोस्ती बलभद्र शाह से थी, लेकिन 1588 के बाद उसकी दोस्ती रुद्रचंद से भी हो गई। बलभद्र शाह ने अकबर की दोस्ती का कभी गलत फायदा नहीं उठाया, लेकिन रुद्रचंद ने उठाया। रुद्रचंद जब दिल्ली से वापस आया तब वो कुमाऊं के राजाओं से उलझा। यहाँ छोटे छोटे राज्य थे, गंगोली हाट घुस गया इनके राज्य में, लड़ाई यादव बोल चल लड़ते हैं। गंगोली हाट के राजा को हराया। सूर सीरा जैसे पूरे गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किया था अजय पाल ने, ऐसे ही कुमाऊं का एकीकरण किसने किया? पहले कुमाऊं में भी बहुत सारे राज्य थे, सोर सीरा अस्कोट गंगोल, कई सारे राज्य थे। तो रुद्रचंद ने सारे राजाओं को मारा, जितने राजा थे सबको पराजित किया, और एक कुमाऊं किसने बनाया? और जब रुद्रचंद पूरा का पूरा कुमाऊं स्थापित कर रहा था, कुमाऊं राज्य बना रहा था, तो उसने सबको लगभग कुमाऊं में पराजित कर दिया था। एक राजा बचा हुआ था, इस राजा का नाम था सुकाल देव, और सुकाल देव राजा था बागेश्वर का। तो बाकी बागेश्वर के अलावा अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, गंगोली हाट, अस्कोट सब जीत लिया रुद्रचंद ने। एक लास्ट राजा बचा हुआ है उसको जीतने को, सुकाल देव। और अगर वो सुकाल देव को हरा देता तो फिर पूरे कुमाऊं का राजा हो जाता रुद्रचंद। तब लास्ट राजा बचा था सुकाल देव। अब रुद्रचंद ने प्लान बनाया कि सुकाल देव पर अटैक करते हैं, तो सुकाल देव डर गया। और जब सुकाल देव डरा तो अपनी जान बचाने के लिए, या फिर आप ऐसा कहो सुकाल देव मदद के लिए सीधा गढ़वाल के राजा के दरबार में आ गया, और उसने गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह से मदद मांगी। अब उसने कहा कि सर बचाओ, हमारे यहाँ एक आदमी है ऐसा, यार एक तो उसके पास नंबर है मोदी जी का, उस समय के मोदी जी, अकबर का नंबर है भाई उसके पास, एक तो सबसे बड़ी बात, और भाई खतरनाक आदमी है। तो गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह ने उसको श्योरिटी दी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी हूँ, मेरे पे भी है नंबर, यहाँ देख नंबर मेरे पे भी है, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम पे अटैक हुआ हम आपके साथ हैं। और ये बात जाके किसी ने रुद्रचंद को बता दी। तो जब रुद्रचंद को पता चला कि गढ़वाल का राजा सुकाल देव की मदद कर रहा है, तो उसने अपने भरे दरबार में ऐलान कर दिया, अब पहले गढ़वाल वाला पिटेगा बल। उसने कहा सुकाल देव को तो बाद में देखेंगे, पहले हम गढ़वाल के राजा पर अटैक करेंगे। और 1591 में कुमाऊं के राजा रुद्रचंद ने गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। और ये बहुत खतरनाक इतिहास की घटना है, सबसे बड़ी घटना। एक ऐसी घटना अगर जो ना होती तो फिर इतिहास में शायद पूरा इतिहास ही बदल जाता, पर एक घटना हो गई। 1591 में कुमाऊं के राजा रुद्रचंद ने सीधा गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह पर अटैक कर दिया, और तब 1591 में इनकी लड़ाई हुई। लड़ाई चमोली जिले के ग्वालदम में हुई। ग्वालदम तो आपने नाम सुना होगा। तो इस युद्ध को क्या बोलते हैं, या कुछ लोग इसी को कहते हैं बधानगढ़ का युद्ध। तो चमोली जिले के बधानगढ़ में 1591 में गढ़वाल और कुमाऊं के राजा आपस में लड़े। एक तरफ रुद्रचंद, एक तरफ बलभद्र शाह, दोनों ही पावरफुल राजा है। जब आप कुमाऊं पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा रुद्रचंद भी बड़ा पावरफुल राजा है,
पर युद्ध का रिजल्ट में तो कोई ना कोई तो हारेगा, एक को तो हारना ही पड़ेगा। जब 1591 की ये लड़ाई हुई तो इस लड़ाई में गढ़वाल का राजा जीत गया और कुमाऊं का राजा रुद्रचंद पराजित हुआ और वो हार के आ गया। और रुद्रचंद बड़े एटीट्यूड में रहता था। आप रुद्रचंद की कहानी पढ़ोगे ना, कुमाऊं में बहुत एटीट्यूड वाला राजा था। भाई साहब बात नहीं कर रहा किसी से, क्यों? अकबर का दोस्त हूं भाई। और अभी वो गढ़वाल के राजा से हार गया, इसलिए जब हार के वापस गया तो पूरे कुमाऊं के लोगों ने उसको चैन से सोने नहीं दिया। अबे खत्म है बोला तू ना, वो खत्म है भाई यार, यहाँ तो बोलता अकबर अकबर, वो गया हार गया। तो वो हार के वापस आ गया। अब जब वो हार के वापस आया, साल भर ऐसा कहते पूरे साल भर रुद्रचंद सोया नहीं, 1 साल तक वो सोया नहीं कि मैं हार कैसे गया। अब उसको बड़ा गुस्सा आया क्योंकि लोग भी उसको खूब चिढ़ा रहे थे। तो 1592 में वो अपनी सेना लेके फिर से निकला। उसने कहा रुको, एक मौका दो मुझे, इस बार मैं जीत के आऊंगा। अब वो 1592 में रुद्रचंद फिर से आया ग्वालदम के मैदान में, और ग्वालदम के मैदान में आके गढ़वाल के राजा को ललकारने लगा। ऐसा पढ़ते हैं, कई बार लिखते हैं ना कि उसने गढ़वाल के राजा को चुनौती दी, ललकार दिया। ये चुनौती दी, ललकार दिया, इन सब का मतलब एक ही होता, गाली दिया। चुनौती कैसे देनी, तो ललकारना कैसे है क्या? तो वो फील्ड में आया ग्वालदम के मैदान में और वहां से गाली देने लगा बलभद्र शाह को, आ जा, ये वो सो जो भी दिया होगा उसने। तब जब उसने जोर से गढ़वाल के राजा को आवाज लगाई तो कहते हैं गढ़वाल की तरफ से एक 18 साल का लड़का आया और उसने कहा ओ अंकल पहले तो गाली मत दे। पहली बात तो ये है ना, उन्हें अंकल जी को कहा अंकल जी पहली बात गाली मत दो, आप जिसको गाली दे रहे हो बलभद्र शाह वो है मेरे पापा। पिछले साल उन्होंने आपसे लड़ाई करी थी, आपसे लड़ाई होने के बाद वो मर गए थे वो 1591 में, और ये अटैक कब हो रहा है? तो पापा हमारे हो गए खत्म, श्राद्ध भी हो गया, 1 साल हो गया। अभी हूँ राजा मैं, मेरा नाम है मानसा। अब बोलो लड़ना है कि नहीं लड़ना है? युद्ध करना है तो युद्ध के लिए मना नहीं है, लेकिन गाली मत दे। पहले पापा को दे रहा गाली भाई ना, बलभद्र शाह को दे रहा, वो गया अभी, वो नहीं है, अभी मैं हूँ उसका बेटा मानसा। चलो युद्ध लड़ना है तो बताओ। तब रुद्रचंद की उस समय उम्र लगभग 60 साल हो चुकी थी और गढ़वाल का जो नया राजा बना हुआ था मानसा, उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। तो फिर रुद्रचंद ने कहा अच्छा तेरे से क्या लड़ना भाई, छोटू है भाई अभी 18 साल का, तेरे से नहीं लड़ रहा मैं। और वो बिना लड़े हुए वापस लौट गया। और जब वो बिना लड़े हुए वापस लौटा तो कुमाऊं के लोग तो छत में बैठे हैं सबके सब वेट कर रहे ना। और जैसे ही वो वापस आया उन्होंने कहा हाँ जी क्या हुआ? तो रुद्रचंद ने कहा हम लड़े ही नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा झूठ बोल रहा है ये फिर से हारा होगा पक्का। रुद्रचंद ने कहा माँ कसम नहीं लड़े, हम लड़े ही नहीं, हमने युद्ध ही नहीं लड़ा। उन्होंने कहा ना 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 ना, भरोसा नहीं है तेरे पे, मुझे लग रहा तो हारा ही होगा पक्का। तो उसको बड़ा अजीब हो गया। उसने कहा भाई जीते हैं। तो उन्होंने कहा जीते क्या, लड़े ही नहीं हम। तो उन्होंने बस ऐसे ही उसको परेशान कर दिया। अब रुद्रचंद बड़ी दुविधा में आ गया, क्या करे? गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया। अब जब दोबारा अटैक किया तब तक बलभद्र शाह की तो मृत्यु हो चुकी है और एक छोटे राजा पर मैं अटैक नहीं करना चाहता हूँ। तो रुद्रचंद ने अपनी राज्य की प्रजा को आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, हम एक दिन जरूर गढ़वाल को पराजित करेंगे। लेकिन फिलहाल वो जब जरूर आए तब आए, फिलहाल लड़ाई तो हो गई 1591। ये युद्ध ना होता ना तो गढ़वाल कुमाऊं के बीच संघर्ष नहीं होते। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसकी वजह से गढ़वाल कुमाऊं भारत पाकिस्तान हो गया। अब बदला लेने की बात है भाई, हमें कैसे ना कैसे करके गढ़वाल राज्य को तो पराजित करना है। तो पहली लड़ाई जब गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं के बीच हुई तब वहां का राजा कौन था? बलभद्र शाह था। तो इसमें 2 पॉइंट आप ऐड करना, बलभद्र शाह के शासनकाल में क्या हुआ। अब पॉइंट ऐड करना 1591 में 1591 में कुमाऊं के राजा रुद्रचंद ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया। 1591 में 1591 में कुमाऊं के शासक रुद्रचंद ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया और तब ये एक लड़ाई याद रखो, तब एक लड़ाई हुई। इस लड़ाई को बोलते हैं ग्वालदम का युद्ध। तो ऐसे एक युद्ध बना दो, ग्वालदम का युद्ध 1591 में हुआ। इसी युद्ध को बधानगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। और ये लड़ाई किस किस के बीच हुई? तब आपका आंसर होगा सर ये लड़ाई रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच हुई। और इसी ग्राफ में बलभद्र शाह को जीता हुआ दिखा दो। लो जी, ये है कहानी साल 1591 की। 1591 में कुमाऊं के राजा रुद्रचंद ने गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह पर आक्रमण किया। तब ग्वालदम का युद्ध हुआ जिसे बधानगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में बलभद्र शाह जो है वो युद्ध जीत गया।
ठीक है, बलभद्र शाह वो लड़ाई को जीत गया। चलो, तो ये गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह के शासनकाल की दो बड़ी बातें। एक कि उसने दिल्ली के राजाओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए, दिल्ली के राजाओं के साथ उसकी दोस्ती बनी। अकबर के साथ मित्रता करने वाला राजा बलभद्र शाह, और कुमाऊं राज्य के साथ संघर्ष प्रारंभ। दो चीजें हैं इसके बारे में, बस दो ही बात याद रखना। बलभद्र शाह के जमाने दिल्ली से हमारी दोस्ती हुई, और कुमाऊं के साथ एक ऐसी दुश्मनी ने जन्म लिया जो दुश्मनी अभी खत्म नहीं होने वाली है। 1591 के इस युद्ध के बाद बलभद्र शाह की मृत्यु हो गई, परंतु बलभद्र शाह कुछ कामों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे राज्य में, जैसे शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसके बाद जो भी राजा आया उसने शाह की उपाधि धारण करी। तो एक तो ये पॉइंट याद रखना कि शाह की उपाधि धारण करने वाला, शाह नाम ऐड करने वाला पहला कौन था? कल्याण शाह, जिसने अपने नाम में शाह नाम ऐड किया। और शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, उसका नाम था बलभद्र शाह। अब इस पर बहुत चर्चा होती है कि इसको शाह की उपाधि किसने दी। तो हमारे पुराने इतिहासकारों ने तो डेट में थोड़ा मिसमैच होने की वजह से आंसर दे दिया था कि भाई एक आदमी था बहलोल लोदी, लेकिन अभी तो बहलोल लोदी तो हो नहीं सकता है क्योंकि अभी तो अकबर राज कर रहा है। तो बहलोल लोदी को मरे हुए तो 150-200 साल हो गए। तो भाई कौन था जिसने इसको शाह की उपाधि दी? तो दिल्ली पर तो मुगलों का इस समय शासन चल रहा था, तो कोई ऐसा लोदी मिलता नहीं है जो इसको शाह की उपाधि दे इस समय। लेकिन पुराने जो इतिहासकार थे उन्होंने कहानी को थोड़ा 100-200 साल पीछे से शुरू किया था। राहुल सांकृत्यायन जैसे हिस्टोरिकन जो थे उन्होंने थोड़ा पीछे से स्टार्ट किया। अब पता नहीं इसको जिसने भी शाह की उपाधि दी हो, लेकिन शाह की उपाधि धारण करने वाला ये पहला राजा था। दूसरा, बलभद्र शाह ने श्रीनगर में अपना एक राजमहल बनाया था, और इसके राजमहल का नाम था चित्रशाला। तो आप लिखना, श्रीनगर में चित्रशाला नामक राज दरबार का इसने निर्माण करवाया था। चित्रशाला बाद में आप पढ़ेंगे, मोला राम की जो आर्ट गैलरी थी उसका नाम भी चित्रशाला ही था। ठीक है, बाद में आएंगे ना जब टॉपिक पे आएंगे। परंतु चित्रशाला क्या है? चित्रशाला एक राज दरबार का नाम था, और चित्रशाला नाम का ये राज दरबार बलभद्र शाह के द्वारा स्थापित किया गया था, है ना। तो एक छोटा राजा है बलभद्र शाह, छोटा मतलब बहुत लंबा लेंथी शासक नहीं है। 1575 से 1591 तक ये राजगद्दी पर रहा। अब 1591 में इसकी डेथ हुई, तो इसकी डेथ होने के बाद इसका बेटा राजा बना, और ये है वो आदमी जिसने इतिहास लिखवाया। तो एक बार अभी शाम को या रात को जब मन करे थोड़ा थैंक यू बोल देना भाई को, क्योंकि ये ना होता तो फिर इतिहास कहाँ से पता चलता। तो ये है वो भाई साहब जिसने इतिहास लिखवाया गढ़वाल का। परमार वंश का वो पहला राजा जिसने परमार वंश का लिखित स्रोत मानवोदय काव्य नाम की किताब लिखवाई, जिससे हमें हिस्ट्री पता चलती है। तो बलभद्र शाह के बाद शासक कौन हुआ? मानसा, और मानसा राजा हुआ है 1591 से 1611 तक, 1591 से लेकर 1611 ईस्वी तक परमार वंश की गद्दी पर राजा बना मानसा। अब इसकी कहानी को एक बार समझो। ये भी बड़ा पावरफुल राजा है पहले की तरह। देखो, मानसा जब राजा हुआ तो इसके शासनकाल में क्या घटनाएं हुई। ये गढ़वाल का राजा है मानसा, 1591 में बना। अभी आपने बताओ कुमाऊं का राजा किसको बनाया था? कुमाऊं के राजा रुद्रचंद की मृत्यु हो गई 1597 में। 1597 में रुद्रचंद की मृत्यु हो गई। गढ़वाल और कुमाऊं के बीच होने वाले युद्ध में रुद्रचंद हार गया था, इसलिए उसको कुमाऊं में बहुत अपमान भी झेलना पड़ा। तो उसने कुमाऊं की प्रजा से ये वादा किया था कि वादा करता हूं मैं एक ना एक दिन हम कुमाऊं गढ़वाल को पराजित कर लेंगे। अब रुद्रचंद तो ऐसा नहीं कर पाया, पर रुद्रचंद ने अपने बेटे से, रुद्रचंद का बेटा था लक्ष्मीचंद, और 1597 में जब रुद्रचंद की मृत्यु हुई तब कुमाऊं की गद्दी पर उसके बेटे को बैठाया गया, लक्ष्मीचंद को। तो रुद्रचंद ने मरते समय अपने बेटे से वादा लिया कि बेटा वादा करो आप गढ़वाल को पराजित करोगे। मैच हो रहा था, हम 1-0 से पीछे हैं, वो 1 जीत गए हैं, हमारा 0 है। तो बेटा वादा करो कि आप 1-1 तो कर लोगे कम से कम, पहले तो 2-1 करना, वादा करो।
और ये भाई ने कर भी दिया, पापा मैं वचन देता हूँ कुछ भी हो जाए मैं गढ़वाल राज्य को पराजित कर लूंगा। अब इसमें क्या दिक्कत है, ये तो राजाओं में वचन तो चलते रहते हैं। इसमें दिक्कत इस राजा के साथ है भाई साहब, जो ये राजा बना है ना, इसका नाम चंद तो हटाओ, चंद तो वंश है, इसका नाम लक्ष्मी है। राजा है ये क्या, इसका नाम लक्ष्मी है, घर वालों ने रखा, इसी के घर वालों ने तो रखा, सोच समझ के रखा होगा। ये सच में लक्ष्मी था क्या? शरीफ आदमी। चंद और परमार वंश के जितने राजा आप पढ़ लो, सभी राजाओं में ऐसा कैरेक्टर जो सबसे शरीफ है क्या? कुमाऊं के लोग कहते हैं कि लक्ष्मी चंद एक गो राजा था। गो राजा किसको बोलते हैं? जो तुम्हारे गांव में बोलते गो आदमी है क्या, शरीफ आदमी। अब वो तो राजा का पुत्र था इसलिए राजा बन गया, बाकी आदमी था शरीफ। और इसने पापा को वादा कर दिया कि ठीक है पापा, ओके, कि हम ऐसा करेंगे भाई। अब देखो ये 1597 में जैसे ही राजा बना लक्ष्मी चंद, तो इसने राजा बनते ही सीधा गढ़वाल राज्य पर अटैक कर दिया। और गढ़वाल का राजा कौन था? मानसा बड़ा पावरफुल राजा हुआ। जब तक लक्ष्मी चंद ने उस पर अटैक किया तब तक वो 2 बार दापा राज्य को जीत के आ चुका था, तिब्बत को जीत के आ चुका था अकेले अपने दम पे। और जैसे ही लक्ष्मी चंद ने अटैक किया, युद्ध हुआ आपस में, लक्ष्मी चंद और मानसा की सेना के बीच जब युद्ध हुआ, लक्ष्मी चंद हार गया। अब हार जीत तो लगी है, अच्छा हार गया, लगी क्या है, या 2-0 हो गया। यहाँ दिक्कत ये हो गई कि हम तो बदला लेने गए थे और एक और युद्ध हार गए। तो लक्ष्मी चंद ने 1597 में जब मानसा पर आक्रमण किया तो वो युद्ध हार गया। हारना बड़ी बात नहीं है, लक्ष्मी चंद की सेना जैसे ही युद्ध हारी और लक्ष्मी चंद सीधा भागा। युद्ध में हारने के बाद भागो बोल, सबसे आगे भाग रहा क्या लक्ष्मी चंद। और फिर गढ़वाल वालों ने पहली बार देखा ऐसा युद्ध ना, इन्होंने कहा भाई कैसा राजा है ऐसा भाग रहा। फिर गढ़वाल वालों ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम जीत तो गए। ये भाई 1597 में ही दोबारा आ गया आक्रमण बल, ऐसे फिर से कर दिया अटैक, फिर से अटैक किया, फिर से युद्ध हुआ, ये फिर से हार गया, अभी फिर से भाग गया, अभी फिर से भाग गया, 2 बार क्या। तो लोगों ने कहा छोड़ो, ये 1598 में अगले साल 1 जनवरी फिर पहुंच गया यहाँ। ऐसे गढ़वाल के राज्य पे तीसरा अटैक कर दिया, तीसरे आक्रमण में भी हार गया और तीसरे आक्रमण में भी हारने के बाद भाग गया। फिर चौथी बार आया। तो जब ये चौथी बार आया तो गढ़वाल के राजा या गढ़वाल के लोग इसका तब तक नाम रख चुके थे और इन्होंने इसको तब तक सियाल बोल दिया था। सियाल, सियाल जानते तुम? सियार, सियाल किसको बोलते? तो सियार होता ना, हाँ। और सियाल किस चीज़ के लिए फेमस है? भागने के लिए। तो उन्होंने कहा चलो भाई सियाल है क्या, तो युद्ध के बाद भाग जाता है तो उसको बुरा लगेगा ना, भाई सियाल मत बोलो। उधर कुमाऊं की तरफ से उसके सेनापति वगैरह होंगे, श्री महाराजाधिराज 1008 लक्ष्मीचंद महाराज, इन्होंने कहा सियाल, बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब ये गढ़वाल वालों ने लक्ष्मीचंद की बेइज्जती करने के लिए उसका नाम रखा सियार। सब क्वेश्चन डालते कभी कि सियार राजा किसको बोलते हैं? सियाल राजा। तो यही था सियाल राजा। तो ये चौथी बार अटैक किया, चौथे आक्रमण में भी लक्ष्मीचंद हार गया। तो अब इसका ये ट्रेंड था कि बार बार आता था। फिर ये 5वीं बार आया, फिर अटैक किया, फिर गढ़वाल वालों ने हराया, फिर भाग गया, फिर 6वीं बार आया। 6वीं बार तो इसके सैनिकों ने, इसके जो सैनिक थे, इसके सैनिकों ने जब इन्हें 6वां आक्रमण किया था वापिस लौटने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जा तू भाग के जा, तूने फिर आना ही है, हम यही हैं। वापिस ही नहीं गए 6वें आक्रमण के बाद, यहीं रहे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यहीं रहो तुम। और 6वें आक्रमण के बाद जब इसने 6 बार गढ़वाल राज्य पर अटैक कर दिए तो इसके राज्य से भी प्रश्न उठने लगे कि लक्ष्मीचंद आप लड़ने के लिए नहीं बने हो यार, गौ आदमी है, शरीफ आदमी, क्यों कर रहे हो? तो इसने कहा नहीं नहीं, पापा को वादा कर रखा। इसके पापा का वादा चल रहा था, मैंने पापा को वादा किया है गढ़वाल राज्य पर। 6 बार अटैक कर दिया, 6 के 6 बार पराजित हो गया। फिर ये 7वीं बार निकला 1601 में, 7वीं बार गढ़वाल राज्य पर आक्रमण करने के लिए निकला। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि जब ये 7वें आक्रमण के लिए गढ़वाल की तरफ आ रहा था तो तब इसको इसकी पत्नी ने रोका। अब की बार पत्नी ने रोका कि हे महाराज सुन, तेरा क्या है कि डेली जा रहा, हार रहा, भाग रहा है ना, और लोग तेरे बारे में क्या क्या बातें करते यार। तेरे बारे में छोड़, अब तो लोग मेरे को भी चिढ़ा रहे हैं, तेरे चक्कर में मेरे को भी चिढ़ा रहे, सियाल सियाल बोल रहे, हम अगल बगल होता ही है। तो क्या, मत जाओ, रहने दो, छोड़ दो, पापा का वादा खत्म करो। उसने कहा ना ना ना, इस बार कुछ भी हो जाए मैं गढ़वाल राज्य तो इस बार जीत के रहूंगा, ऐसा तैसा, अगर ऐसा नहीं हुआ ऐसा। उसने कहा तो चल जा। और फिर इसने 7वीं बार गढ़वाल राज्य पर अटैक किया और 7वें आक्रमण जब लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल राज्य पर किया तो वो 7वीं बार फिर हार गया। तो 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और 7ों बार गढ़वाल के राजा मानसा ने लक्ष्मीचंद को पराजित किया। तो 7वीं हार के बाद जब ये घर को जा रहा था तो मन में वही था कि पत्नी ने भी कहा था। अच्छा, उधर दूसरी तरफ कुमाऊं में तो लोग मतलब क्या कि अंदर ही नहीं जा रहे, छत में बैठे हैं कि जैसे ही आ रहा लक्ष्मण, इससे कोई पूछ ही नहीं रहा। ये आदमी ऐसा कि इससे कोई ये पूछ ही नहीं रहा कि जीते कि हारे, हार गए। उसने कहा यस,
तो 7वें आक्रमण में ए भाई को बहुत शर्म लग गई, तो ऐसा कहते हैं 7वें आक्रमण से पहले लक्ष्मीचंद भैया ने ऐसा किया कि वो अल्मोड़ा राज्य की सीमा में घुसने से पहले ही उतर गए। जैसे घर पहुंचने वाले हैं तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया यहीं उतार दो यार मुझे और तुम जाओ, क्योंकि अब मैं अंदर जाऊंगा तो कैसे फेस करें भाई, सब लोग को कैसे फेस करेंगे। तो ये राज्य की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही उतर गया और कहते हैं कि अल्मोड़ा से पहले ही जब ये उतर गया सेना को कहा तुम जाओ, और वहीं जंगल में इसने अपने राजशाही कपड़े उतारे, फटे पुराने कपड़े पहन लिए और थोड़ा ऐसा बाल तिरछा मिर्चा करके। अब इसका प्लान क्या था कि जंगल ही जंगल भाग भाग के और सीधा घर के अंदर जाऊंगा ताकि मेरे को कोई देखे ना, और ऐसा चुपके भाग रहा क्या जंगल से, पहले इधर उधर देख रहा और चुपचाप जा रहा था। और वहीं जंगल में 2 महिलाएं घास के लिए जा रखी थी क्या, अल्मोड़ा की। अब उन्होंने देखा कि एक आदमी चुपके जा रहा ऊपर, तो इन महिलाओं को ये शक हुआ कि ये लक्ष्मीचंद है कि। तो एक महिला ने कहा यार कि तुझे नहीं लग रहा कि वो राजा है, तो उसने कहा पागल है कि राजा ऐसा होता है, राजा तो मुकुट पहन के चलता है, ये तो ऐसा लग रहा भिखारी कर जा रहा है वो चुपके ना। तो दूसरी महिला ने कहा टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि नहीं। तो ये जोर से चिल्लाई ए लक्ष्मी, इसने कहा हाँ बोला, बस वो तो फंस गए वहीं। ऐसी टेस्ट कर रहे थे ना कि राजा है कि नहीं है। अब्बा जी उन्हें ऐसी आवाज़ लगा लक्ष्मी, और इसने कर दिया, तो लाट आदमी था बेचारा ना। बस अब ये जो 2 महिलाएं हैं चुप थोड़ी रहेंगी, अब महिलाएं हैं वो। पूरे अल्मोड़ा में खबर फैल गई, चुपके जा रहा था वाला। और बाकी की महिलाएं क्या पूछ रही, कैसे, ऐसे बोले जैसे बिरालू जाता, बिरालू जानते तुम, बिल्ली। तो गढ़वाल वालों ने इसको नाम दिया श्याल, और कुमाऊं वालों ने नाम दिया इसको बिराली, लखुली बिराली। लखुली मतलब लुकना मतलब छुपना, तो लखुली बिराली। ये बेचारा शरीफ आदमी है बेचारा, है ना। कुमाऊं वाले इसको बिल्ली कहने लगे, गढ़वाल वाले उसको श्याल कह रहे हैं। और इधर भाई है कि मैं तो पापा को वचन दिया, अब वचन के चक्कर में इतिहास में इतनी बेइज्जती हो गई क्या। अब साल आया 1602 और लक्ष्मीचंद 1602 में सीधा पहुंचा बागेश्वर, और बागेश्वर का सबसे फेमस मंदिर बागनाथ मंदिर। और 1602 में लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर को नए सिरे से बना दिया, जीर्णोद्धार करवा दिया बढ़िया तरीके से। और बाबा बागनाथ का आशीर्वाद लेकर 8वीं बार गढ़वाल पर अटैक कर दिया। तो कौन से चुप रहेगा ये भाई। अब गढ़वाल का राजा भी हो गया था परेशान, अब ज्यादा हो गया ना। गढ़वाल के राजा ने कहा इस बार इसको खत्म ही कर दो, नहीं तो ये 9वीं बार भी आएगा। ऐसा क्या है, तो ये तो आते रहेगा, इसे खत्म कर दो। तो गढ़वाल के राजा ने एक प्लान बनाया कि जैसे युद्ध यहाँ पे हो रहा है, तो गढ़वाल का राजा ना अपनी आधी सेना के साथ गया, आधी सेना यहाँ से, और लक्ष्मीचंद यहाँ से आ रहा है इस सेना से। तो गढ़वाल के राजा ने अपनी आधी सेना यहाँ छुपा के रखी, इधर आधे रास्ते में। 8वीं बार 1602 में मानसा और लक्ष्मीचंद के बीच युद्ध हुआ, और 8वें युद्ध में भी लक्ष्मीचंद हार गया। और हारने के बाद जैसा हमेशा ही होता था, भागू, फुल भाग रहा था क्या। जब भागते रहा तो खटक सामने देखा उसने पूरी सेना खड़ी। इन्होंने कहा इधर आ भाई, कहाँ भाग रहा डेली ना। यहाँ पूरी गढ़वाल की सेना खड़ी थी। अब लक्ष्मीचंद ने सैनिकों को कहा अब नहीं रुकना बेटा, भागो यहाँ से। और फिर लक्ष्मीचंद की सेना आगे और लक्ष्मीचंद के पीछे गढ़वाल की सेना भागने लगी। अब नहीं रुके ये, अब तो भाई साहब भागते रहे। और फिर पूरी सेना अल्मोड़ा पहुंचने ही वाली थी। ये देखो लक्ष्मीचंद अपनी सेना के साथ अल्मोड़ा राज्य में पहुंचने ही वाला था, और पीछे से गढ़वाल के सैनिक भाग रहे थे। अब गढ़वाल के सैनिक ज़्यादा नहीं थे, 100-150 के आसपास भागे। लेकिन गढ़वाल के सैनिकों के साथ एक दिक्कत हो गई, जैसे जैसे सैनिक थक रहे हैं वैसे वैसे बैठ रहे हैं, जिसको थक लग रही है बैठ रहे हैं। और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ गई कि गढ़वाल के लगभग सारे सैनिक थक गए। पर गढ़वाल की सेना का जो सेनापति था, इसका नाम था खतड़ सिंह। खतड़ सिंह अकेले ही भाग रहा। लोगों ने बोला भी उसको अब कहाँ जा रहा, अब कोई नहीं है। इसने कहा आज पकड़ के रहूंगा इसको। और लक्ष्मीचंद अल्मोड़ा पहुंचने ही वाला था। अब अल्मोड़ा पहुंचने से पहले लक्ष्मीचंद ने अपनी सेना को कहा भाई ये बात देखो जरा, ऐसा ना हो बेटा यहीं आ जाए, दिक्कत है ना, अपने घर में तो थोड़ा बेइज्जती भी होती है। तो लक्ष्मीचंद की सेना ने मुड़ के देखा तो उन्होंने कहा सर एक ही आ रहा। तो लक्ष्मीचंद ने कहा फिर क्यों भाग रहे, रुको बे, एक ही तो आ रहा। तो यहीं रुके। फिर खतड़ सिंह आया, लक्ष्मीचंद ने उसका स्वागत किया, आ जा भाई, कहाँ जा रहा। तो उसने कहा तेरे को पकड़ने। उसने कहा पकड़ा तो तू गया यहाँ, अकेला आ रहा हमको पकड़ने, अब हमारी भी तो सेना है। लक्ष्मीचंद ने खतड़ सिंह की हत्या कर दी, खतड़ सिंह का सर काट दिया, और खतड़ सिंह का सर काट के सर वहीं फेंक दिया। और फिर लक्ष्मीचंद खतड़ सिंह का जो धड़ था ना, बाकी शरीर कंधे पे उठाया
और सेना को उसने कहा बेटा किसने बोला अगर कुछ चुप रहो बिल्कुल। अब फिर उसका धड़ लेके अपने राज्य में एंट्री करी भाई ने, अल्मोड़ा के अंदर। अल्मोड़ा में एंट्री करते ही पहले मकान की छत पे कोई नहीं था, तो भाई ने घंटी बजा के बुलाया, बाहर बाहर आओ। अंदर से बुलाया, ये देख बोला। उन्होंने कहा कौन? मानसा। सर थोड़ी है इस पे, मानसा भाई। तुमने भरोसा नहीं करना था बोले मेरे पे। अरे भाई साहब पूरा लिया है इसको। और कुमाऊं के उन्होंने कहा लक्ष्मी तू जीत गया। उन्होंने कहा भाई साहब मेरे को पता था तुम भरोसा, ये देखो साबुत लाया पूरा, ये देखो मानसा। कुमाऊं के लोगों ने जश्न मनाया भाई, पूरी रात जश्न मनाया गया। सुबह खबर फैली कि वो तो खतर सिंह था, तो लोगों ने कहा चुप रहो बोलो मत, ये 9वीं बार जाएगा नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई जीत गए आप, पिताजी का वादा पूरा हुआ, अब मत जाना उधर। तो ऐसे परंपरा में कहते भी कि शरद ऋतु में ये आक्रमण हुआ था। कुमाऊं वाले खतड़वा मनाते हैं आज भी, पशु चारकों का उत्सव मनाते ही है। खतर सिंह एक पुतला बनाया जाता है, उसका जुलूस निकालते हैं, जैसे लक्ष्मी चंद ने निकाला था जुलूस खतर सिंह का, ऐसे ही आज तक एक परंपरा बनी हुई है। और गढ़वाल कुमाऊं के बीच चलने वाले ये जो लंबे चौड़े संघर्ष थे, इन संघर्षों पे विराम लगा, रुक गए। अब लक्ष्मी चंद के बाद गढ़वाल राज्य पर आक्रमण रुक गया। तो एक राजा कुमाऊं का थोड़ा लाटा टाइप का राजा है, शरीफ टाइप का राजा है, तो अपने शासनकाल में, मानसा के शासनकाल में खूब अटैक करता है। अब इस कहानी को दूसरे प्रोस्पेक्टस से देखो, इसके बारे में सोचो कैसा आदमी होगा ना। इस पर कुमाऊं के राज्य की तरफ से 8 अटैक किए गए, और 8 बार जीतना कोई मजाक बात नहीं है, तुक्के में थोड़ा ही जीत सकता है। तो बड़ा फेमस और एक पावरफुल शासक था मानसा, और इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनको आप सबसे पहले ध्यान रखना। पहली बात, मानसा के शासनकाल में पहली चीज हमें क्या याद रखनी है, तो आप लिखना 1597 से 1602 तक, 1597 से 1602 तक, 1602 तक चंद शासक लक्ष्मी चंद ने, चंद शासक, चंद राजा लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल राज्य पर 8 बार आक्रमण किए। या आप लिखना चाहो तो 8 असफल आक्रमण किए। कौन सा कुमाऊं का राजा था जिसने गढ़वाल पर 8 बार अटैक किया? तो आंसर होगा लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 8 बार अटैक किया, बार बार हार गया। तो लक्ष्मी भैया के नीचे 2 बातें लिख देना। देखो, लक्ष्मी चंद को हमारे राज्य के इतिहास में सियार राजा और लखुली बिराली कहते हैं। लखुली बिराली किस शासक को, बिराली तो समझ जाते हैं बिल्ली, लखुली बिराली क्योंकि वो छुप छुप के जा रहा था, और सियार राजा भागने में एक्सपर्ट था। तो लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल राज्य पर 8 आक्रमण किए, इसलिए उसे हमारे राज्य के इतिहास में सियार राजा और लखुली बिराली इस नाम से जाना गया है ना। सियार राजा और लखुली बिराली के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिर आपका आंसर होगा मानसा वो राजा है, सॉरी लक्ष्मी चंद वो राजा है जिसे सियार राजा और लखुली बिराली के नाम से जाना जाता है। पर मानसा की कहानी इतनी ही सीमित नहीं है। इसके अलावा जब मानसा राजा था तो उसने अपने शासनकाल में दापा राज्य पर भी अटैक किया। दापा यानी कि तिब्बत। तिब्बत पर इससे पहले कौन राजा गया था? विजयपाल। अगर आपको याद हो तो इससे पहले तिब्बत जाने वाला राजा कौन था? विजयपाल। तो विजयपाल के बाद देखो कोई राजा नहीं गया था तिब्बत, बलभद्र शाह भी नहीं गया। अब सीधा जो राजा तिब्बत पहुंचा उस राजा का नाम था मानसा, और उसने तिब्बत पर आक्रमण करके वहां से खूब सारा सोना चांदी लूटा। तो एक स्टेटमेंट ये लिखना, मानसा ने दापा राज्य को पराजित करके, मानसा ने दापा राज्य को पराजित करके, दापा के राज्य को हरा के, मानसा ने दापा राज्य को पराजित करके दापा से लूटे हुए स्वर्ण कलश, सोने के कलश लूटे वहां से। मानसा ने दापा राज्य पर आक्रमण करके दापा से लूटे हुए स्वर्ण कलश गौरी मठ में स्थापित करवाए। श्रीनगर के पास में गौरी मठ था, वहां पे उसने स्वर्ण कलश स्थापित करवाए, स्वर्ण कलश स्थापित करवाए। ठीक है, स्वर्ण कलश स्थापित करवाए। और श्रीनगर के पास में एक छोटा सा शहर अपनी याद में इस राजा ने बसाया, उसका नाम था मानपुर। परमार वंश के राजाओं में अपने नाम पर शहर बसाने की प्रथा है। परमार वंश के राजा अपने नाम पे शहर बसाते। मानसा ने एक शहर बसाया श्रीनगर के पास में, उसका नाम रखा मानपुर। पृथ्वीपति शाह ने एक शहर बसाया, उसका नाम रखा पृथ्वीपुर, जो आज देहरादून है, उसका पुराना नाम था पृथ्वीपुर। फतेह शाह ने अपने नाम पे शहर बसाया फतेहपुर,
और जब ये टिहरी गए तब तो क्या ही कहने, प्रताप नगर, नरेंद्र नगर, कीर्ति नगर, ये नगर वो नगर, तो ये अपने नाम पे शहर बसाने की इनके पास परंपरा है। तो मानपुर नामक शहर जो है वो राजा मानसा के द्वारा अपने शासनकाल में स्थापित किया गया। अब थोड़ा सा इतिहास का वो पक्ष भी आप देख लो जिसको साधारणतया इतिहास में जल्दी से स्वीकार्यता नहीं मिलती है। मानसा जब दापा राज्य पर आक्रमण करता है तो उसके दापा राज्य के आक्रमणों के समय मानसा के शासनकाल में 2 और कैरेक्टर हैं जिनका हमें उल्लेख मिलता है। इतिहास में जाएं तो मानसा के शासनकाल में एक कैरेक्टर है जिसका हमें उल्लेख मिलता है, जीतू बगडवाल। सुना है तुमने नाम? ये एक कैरेक्टर है जिसका हमको उल्लेख मिलता है। और दूसरा कैरेक्टर जिसका हमको मानसा के शासनकाल में उल्लेख मिलता है वो है पंथ्या दादा। ये हमारा पुराना कल्चर है क्या? ये 2 और कैरेक्टर हैं जो हमें मानसा के शासनकाल में या उसके टाइम पीरियड के इर्द गिर्द जिनके बारे में थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है। पंथ्या दादा कौन है? सुना है आपने कभी नाम इनका? पंथ्या दादा श्रीनगर के पास में NIT का है, NIT सुमाड़ी नाम का एक गांव है और सुमाड़ी गांव के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पंथ्या दादा। अब परमार वंश के ये जो राजा हैं, अभी तो हम इनकी सिर्फ स्टोरी पढ़ रहे हैं। जब हम इन राजाओं के कर नीति, टैक्सेशन पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं तो भाई साहब राजा परेशान भी खूब करते थे, क्योंकि 36 प्रकार के टैक्स लगाते थे। घी कर, मौ कर, ये कर, वो कई प्रकार के टैक्स। और उन कई प्रकार के टैक्सों में एक टैक्स होता था, चंद परमार राजाओं के समय एक टैक्स होता था जिसे राजाओं के जमाने कहा जाता था खेण। सर खेण मतलब क्या होता है? तो खेण एक ऐसी प्रथा थी जिसमें राज्य के नागरिकों को प्रतिदिन राजा के दरबार में जाकर के राजा को अपनी सेवा देनी होती थी, काम करना था, उसके बदले उनको पैसा नहीं मिलता था। इसका मतलब खेण कुछ नहीं है बल्कि बेगार का ही एक रूप है। बेगार किसे कहते हैं? एक ऐसी प्रथा जिसमें आपको फ्री में काम करवाया जाए, जिसको आप बाद में कूली बेगार भी कहेंगे। तो कूली बेगार का ही एक रूप, यानी कूली बेगार को ही परमारों के जमाने में खेण कहा जाता था। और जब परमार राजा होते थे तो ये भी कूली बेगार लेते थे। कूली बेगार लेने का मतलब कि गांव के जितने भी लोग हैं सबका ड्यूटी लगेगा। 1 तारीख को चलो तुम दोनों का ड्यूटी है। 7 बजे पहुंचे राजा के दरबार, राजा ने काम पे लगा दिया। 10-15 दिन काम किया, निकलो घर, पैसा फांसी पे टांगूंगा, सीधा निकलो। अब फ्री में काम करवा रहे थे। तो ये पंथ्या दादा हमारे राज्य के अंदर गढ़वाल राज्य का वह पहला व्यक्ति है जिसने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। तो कूली बेगार प्रथा का सबसे पहले विरोध अगर किसी ने किया तो वो कौन था? पंथ्या दादा। और पंथ्या दादा किसके शासन काल में हुआ? मानसा के शासन काल में हुआ। और दूसरी तरफ एक और आदमी का नाम मिलता है, जीतू बगडवाल। जीतू बगडवाल बेसिकली उत्तराखंड राज्य के अंदर लोक कथाओं का एक नायक है। जो हमारी लोक कथा है उनका हीरो है जीतू बगडवाल। अब ये जीतू बगडवाल जो है वो ऐसा कहता है, जीतू बगडवाल बेसिकली पवाड़े गाता था। पवाड़े क्या होता है? तो राजा की वीर गाथाओं को कहा जाता है पवाड़े। और अपने पवाड़ों में जीतू बगडवाल ये कहता है कि राजा के दापा युद्ध के समय में भी उसका फौजदार था। तो जीतू बगडवाल जो कि लोक कथाओं का नायक है, वो स्वयं को राजा मानसा का फौजदार बताता है। और उसी के शासनकाल में दूसरा एक कैरेक्टर है पंथ्या दादा। तो 2 बातें आप यहां मेंशन करना, एक कि जीतू बगडवाल के नीचे लिखना ये मानसा का फौजदार था, मानसा का फौजदार। और पंथ्या दादा खेण अथवा कुली बेगार की प्रथा का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति, सबसे पहला व्यक्ति। जीतू बगडवाल स्वयं को राजा मानसा का फौजदार बताता है कि मैं मानसा का फौजदार हूं। और पंथ्या दादा जो है, पंथ्या दादा कौन है? तो पंथ्या दादा कुली बेगार अथवा खेण प्रथा का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति, सबसे पहला आदमी जिसने कुली बेगार का विरोध किया था। इस आदमी का नाम पंथ्या दादा था, है ना। तो पंथ्या दादा ने कुली बेगार की जो व्यवस्था है, कुली बेगार की जो प्रथा है, उसका सबसे पहले विरोध किया था। जीतू बगडवाल की बड़ी चर्चित कहानी है, 2 मिनट में इसी के साथ एंड करते हैं। जीतू बगडवाल के बारे में एक बहुत लोक कथाओं का नायक क्यों है कि ना, जीतू बगडवाल जो है वो पवाड़े गाता था। और पवाड़े मतलब होता है राजा की वीर गाथाएं। जैसे राजा दापा में गया युद्ध करने,
अब दापा में राजा कितनी बहादुरी से लड़ा, हम जो राज्य की प्रजा है हमने थोड़े ही देखा, हमें थोड़ा ही पता कि वो कितनी बहादुरी से लड़ा। तो उसकी वीर गाथा कि भाई साहब ऐसा हुआ वो सब करता था। और टिहरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको पता होगा एक पर्वत है, उसको खैट पर्वत कहते हैं, खैट पर्वत। और एक दिन वो खैट पर्वत गया जीतू बगडवाल, और खैट पर्वत में जाकर के वो वहाँ बांसुरी बजाने लगा। और जब उसने बांसुरी बजाई तो खैट पर्वत को आँचरियों का पर्वत कहते हैं। आँचरी मतलब परियाँ, तो वो परियाँ आती है हमारे गाँव के सामने, तो हमारे गाँव वाले तो ऐसा कहते हैं लाल पीला कपड़ा पहन के मत जाओ, ऐसा बहुत सारी बातें कहते हैं। और फिर वो परियाँ जो है ना, वो जीतू बगडवाल की उस मुरली पर जो वो बांसुरी बजा रहा था, तो उस पर मोहित हो गई। अब वो कहते आई, उन्होंने कहा चल इसको, चल जीतू बगडवाल। उन्होंने कहा कहाँ, कितनी अच्छी बांसुरी बजाता है। तो उसने कहा अब, उन्होंने कहा चलो। तो ऐसा कहते हैं कि आँचरियाँ हर लेती है जो उनको पसंद आ जाए, और इसकी बांसुरी अच्छी लगी तो इसको बोला चल। तो इसने कहा चल तो ठीक है, पर हमारी रोपणी है लगाने के लिए अभी घर में। रोपणी जानते हैं, रोपाई। तो ने कहा अभी रोपाई है, मेरी बहन के घर में रोपाई लगानी बाकी है, और मैं रोपाई लगा के फिर आऊँगा। और फिर घर आया तो इसने अपनी पत्नी को भी बता दिया। अब पत्नी पूरा प्लान बनाती रही कि कैसे रोकूँ इसको। भाई के मन में भी आया छोड़ना, कहाँ जाता हूँ, मैं नहीं जाता। अब फिर लेकिन वहीं आई वो आँचरियाँ रोपणी के खेत में, उठा के ले गई जीतू बगडवाल को। तो आर्ट एंड कल्चर में जब कला संस्कृति पढ़ोगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा टिहरी डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी खैट पर्वत के आसपास के हिस्सों में जब भी कोई अपने खेत में रोपणी लगाता तो ढोल वादक वहाँ आके इसके गीत लगाता। नहीं तो तुम भी जाओगे बोल ना, रोपणी वाला तब तक रोपणी के खेत से बाहर नहीं निकलता, ढोल वाले को बुलाओ भाई, हे भाई लगा जीतू बगडवाल का जागर, तो इसका जागर लगा लेते हैं। तो ये जीतू बगडवाल लोक कथाओं का नायक है, पवाड़े गाता है, किसका फौजदार खुद को बताता है। और दूसरी तरफ कौन सा, चलो मानसा के शासनकाल के कुछ और फैक्ट, और फिर मानसा का बेटा हुआ श्याम सा, कल की क्लास में इसको पढ़ें।